प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास में हम देख रहे थे आदिकाल, और आदिकाल में भी हम आज देखेंगे लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य को दो भागों पद्य और गद्य में हम देख सकते हैं। तो कुछ भाग इसका पद्य में है। पद्य क्या होता है? जो गाए जाने वाले पदों के रूप में होता है वो होता है पद्य भाग। और पद्य भाग में हम रचना देखेंगे ढोला मारूरा दूहा और वसंत विलास। ये दोनों रचनाओं को आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि लौकिक साहित्य आखिर है क्या। तो लौकिक साहित्य से तात्पर्य है जिन कवियों ने किसी राजा का आश्रय नहीं लिया और अपनी इच्छाओं के अनुसार या कहीं अपनी अनुभूतियों के अनुसार काव्य रचना की तथा जिनमें लौकिक जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है, उनके द्वारा रचित साहित्य ही लौकिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे आदिकाल में आपने देखा था अधिकतर चारण कवि थे या कहें दरबारी कवि थे, तो उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए या जीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ता था? अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करनी पड़ती थी। उनकी रानियों के की प्रशंसा में ही उन्हें काव्य अधिकतर रचना पड़ता था। पर कुछ ऐसे ही भी कवि हुए जो कह रहे नहीं, हम अपने मन से हम स्वतंत्र होकर रचनाएं लिखेंगे। तो उन कवियों ने जो हिस्सा लिखा वो लौकिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। फिर हम इसमें देखते हैं रचना है हमारी ढोला मारूरा दूहा। ये रचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके मूल रचनाकार हैं कल्लोल कवि और संकलन करता है कुशल लाभ। इसका रचना काल है 1473 ईस्वी और उसका संकलन काल है 1561 ईस्वी। इसे हम ऐसे समझते हैं क्या हुआ था, ये जो ढोला मारूरा दूहा है ये रचना उपलब्ध नहीं थी, ये रचना मिली नहीं थी। इस रचना के जो पद हैं बीकानेर के आसपास गाए जाते थे, तो गायन रूप में ये पद मिले। तो जो ये कुशल लाभ है इन पदों का इन्होंने संकलन किया। संकलन के साथ साथ कुछ चौपाइयाँ इन्होंने अपनी तरफ से भी उसमें जोड़ी। तो जो संकलन इन्होंने किया तो इन्हें संकलन करता और जिस समय में किया वो संकलन काल हो गया। और पता चलता है, हालांकि रचना उपलब्ध नहीं है लेकिन पता चलता है इसके रचनाकार हैं कल्लोल कवि, जिनका रचना काल था 1473 ईस्वी। ठीक है, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही उसकी खोज की या कहें उनके पदों को इकट्ठा करके संकलन उनका किया। ठीक है, तो एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न आएगा उसी तरह से आपको उसका जवाब देना होगा। मूल रचनाकार पूछेगा या फिर अगर खाली रचनाकार पूछे, ऑप्शन में एक ही नाम मिले आपको कल्लोल कवि, तो आपको वही लगाना है। और अगर रचनाकार पूछे और कल्लोल कवि ऑप्शन में ना हो, कुशल लाभ हो, तो फिर आपको कुशल लाभ लगाना है। या संकलन करता पूछेगा, दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो आपको कुशल लाभ। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। फिर देखते हैं इसके संपादक हैं राम सिंह, सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी। इन तीनों विद्वानों ने इस रचना का संपादन कर 1934 ईस्वी में इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसको प्रकाशित करवाया। आगे देखते हैं काव्य रूप इसका क्या है। काव्य रूप इसका मुक्तक है। प्रधान रस है इसमें वियोग श्रृंगार। कुल छंद है 788। दूहा या फिर कहें दोहा छंद में ये रचना रचित है। भाषा इसकी है राजस्थानी। शैली इसकी है डिंगल। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, ये क्या है, ये वियोग श्रृंगार प्रधान ये रचना है या कहीं श्रृंगार रस की ये रचना है। तो जहाँ पे श्रृंगार रस होता है वहाँ पे क्या होता है, अधिकतर वहाँ पे पिंगल शैली मिलती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो आपको ये याद रखना है। श्रृंगार रस होने के बावजूद ये रचना शैली है इसकी डिंगल। तो नायक है इसके ढोला या फिर कहें साड़ है कुमार। नरवर देश के का राजकुमार या फिर कहें कछवाहा वंश के शासक नल के का ये पुत्र है। कौन? ढोला। विवाह के समय अवस्था थी इनकी 3 वर्ष। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये राजस्थान के एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान का ही है। नायिका जो है इसकी मारवाड़ी है या फिर उसको उनका शॉर्ट में नाम है मारू। पूगल देश की वो राजकुमारी है। विवाह के समय अवस्था थी उनकी 1.5 वर्ष।
याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सहनायिका है मालवणी, जो कि मालवा की राजकुमारी है। सहनायिका मतलब जो एक नायक हुआ, एक नायिका हुई, तो नायिका अगर दो हैं तो दूसरी का, जिसका जैसे एक तरीके से साइड रोल हम कहें, या फिर दूसरी है साथ में, तो वो हुई सहनायिका। कथानक, इसकी कथा को थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, ढोला जो है 3 वर्ष का तथा मारू 1.5 वर्ष, तो उन दोनों का विवाह हो जाता है। फिर कुछ दिखाते हैं ऐसी परिस्थितियां बनती, क्योंकि विवाह तो हो गया लेकिन इतनी छोटी उम्र है, तो पहले विवाह जल्दी हो जाता था और गोना बाद में होता था। गोना मतलब जैसे जो वधू को जो उसके घर भेजते हैं शादी के बाद, तो वो जब वो 12 या फिर कहें और ज्यादा वर्ष की हो जाती है तब वो गोना होता है। तो उनका विवाह हो गया, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, वो दोनों अलग तो मतलब थे ही, और तो उन दोनों के माता पिता जो है मर जाते हैं, क्योंकि माता पिता ने विवाह कराया था, वो तो उस समय बच्चे थे, वो क्या ही जाने। फिर क्या हुआ, ढोला मारू को भूल जाता है तथा मालवणी से विवाह कर लेता है। अब मारू को जब पता चलता है तो वह ढांडियो एक जाति होती है, उसके माध्यम से संदेश भेजती है। ढांडियों को हम समझेंगे जो एक तारा बजाकर जो घूम घूम कर भिक्षा मांगने वाले लोग होते हैं, या कहें एक तारा बजाकर घूम घूम कर भिक्षा मांगने वाली जाति को ढांडियों के नाम से जाना जाता है। उनके माध्यम से वो संदेश भेजती है, परंतु मालवणी उन संदेशों को छिपा लेती है, क्योंकि उसे पता है मेरा पति वो संदेशों को तो देखेगा तो वो मारू को लेने चला जाएगा और मुझे भूल जाएगा, या फिर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो उन संदेशों को छिपा लेती थी। एक बार ढोला को मारू का संदेश मिल जाता है तथा ढोला वर्षा ऋतु में ही मारू को लेने के लिए निकल पड़ता है। मतलब उसका संदेश वर्षा ऋतु में मिलता है तो वो रुकता नहीं है, वो कहता है इसी ऋतु में वो लेने चल पड़ता है। हालांकि मालवणी ढोला को रोकने का बहुत प्रयास करती है, परंतु असफल रहती है। उसे पता है जब मेरा पति दूसरी स्त्री को लेने, मतलब उसकी पहली पत्नी को लेने जा रहा है, तो वो नहीं चाहती कि वो लेने जाए, वो कोशिश करती है। वह 1.25 मास, वह मतलब ढोला 1.25 मास बाद मारू को लेकर आ जाता है। अब इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देखेंगे। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जिन रुति बग पावस लियई धरणी ने मेलई पाई, 3 रुति साहिब वल्लाह कोई दिशावर जाई। इसका मतलब हम समझेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मालवणी प्रयास कर रही है कि उसका पति मतलब ढोला जो उसको मारू को लेने ना जाए, तो उसके लिए ऐसी ऐसी बातें करती है कि उसको किसी तरह मतलब बहका के रोक ले। तो ये जो प्रसंग जो आता है इसको मालवणी मनुहार प्रसंग के नाम से जाना जाता है। जैसे पद्मावत रचना थी, तो उसमें भी एक खंड आता है नागमती वियोग खंड, तो उसमें भी क्या करती है, मतलब उसमें भी यही होता है। उसमें जो यहाँ पे है वो मालवणी कोशिश करती है कि उसका पति अपनी पहली पत्नी मारू को लेने ना जाए। उसमें जो है पद्मावत में, उसमें भी रानी कोशिश करती है कि जो राजा रतन सेन है वो पद्मावती को लेने ना जाए। कौन रोकती है उन्हें, रानी नागमती, ठीक है। तो इसी कथन के चलते जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कहते हैं कि जो इस रचना में ढोला मारूरा दुहा में जो मालवणी मनुहार प्रसंग है उसकी समानता वो पद्मावत के जो नागमती वियोग खंड जो पद्मावत में आता है उसकी समानता बताते हैं। वो कहते हैं ये दोनों एक जैसे हैं। कौन सा, मालवणी मनुहार प्रसंग और नागमती वियोग खंड, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी टकरा जाए बाई चांस तो आपको पता होना चाहिए। ये भी आप लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे, नदिया नाला जल भरिया पावस चढ़िया पूर करहु कादिम तिल कसई पंथी पुगल दूर। तो ये बात कह के भी वो मालवणी उसको रोकना चाहती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे इन पंक्तियों का अर्थ। तो इस पंक्तियों में पहले हम पहली वाली का देख लेते हैं। इस पंक्तियों में मालवणी कहना चाह रही है
कि वर्षा ऋतु में, मतलब जिस ऋतु में बगुला भी धरती पर पैर नहीं रखता है और अपनी प्रियतमा के साथ आकाश में ही विचरण करता रहता है, यानी घूमता रहता है, उस ऋतुओं में हे प्रियतम, मतलब हे साहिब, हे वल्ला, हे प्रियतम, क्या कोई विदेश जा सकता है? तो मतलब अर्थात आप भी मत जाइए विदेश। ये दिसावर कहा गया है, ये शब्द आया विदेश के लिए। तो ऐसे करके वो कोशिश करती है कि ढोला रुक जाए। फिर हम दूसरे को समझते हैं, नदिया नाला जल भरिया। इसके माध्यम से वो उसको बताती है कि मतलब दिक्कत है तो आप इसलिए नहीं जाइए। इसमें वो कहना चाहती है कि नदियों में और नालों में जल भरा हुआ है, मतलब वर्षा ऋतु है तो नदियों और नालों में जल भरा हुआ है, पूरी तरह से वर्षा ऋतु छाई हुई है और मतलब कीचड़ से भरी हुई है सारी जगह। तो और राजस्थान में ऊंट चलते थे, तो तुम्हारा जो ऊंट है, यहाँ पे करहू का मतलब जो है ये शब्द का ऊंट है, तो तुम्हारा जो ऊंट है वो कीचड़ में फिसल जाएगा। और पूगल देश जाना है उसे, तो पूगल देश यहाँ से बहुत दूर है, तो इस समय मत जाओ। तो वो उसे, ढोला को ऐसे कह कर रोकती है। फिर अगली पंक्ति हम देखेंगे, ये दोनों पंक्तियां जो है ये संदेश के रूप में है। ये है मारू की पंक्तियां, ढोला को जो उसने लिखी है। तो वो कहती है कि कागल नहीं के मसी नहीं, लिखता आलस थाई, कह उण देश संदेशड़े, मोलई बड़ी बिकाई। फिर अगली पंक्ति है, राती जय सुनी निसह भरी, सुनी महाजन लोई, हाथाली छाला पड़या, चीर निचोई निचोई। तो इनका पहले अर्थ हम समझेंगे। इसमें जो है मारू क्या कहना चाह रही है, इसमें मारू कहना चाह रही है ढोला से संदेश भेज के कि क्या तुम्हारे पास कागज नहीं है, या तुम्हारे पास कलम, या मतलब कह सकते हैं कि स्याही नहीं है। क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, या तुम्हारे पास स्याही नहीं है, या लिखते हुए तुम्हें आलस्य आता है, या फिर उस देश में संदेश भेजने का मूल्य या फिर कहें पैसे ज्यादा लगते हैं। ये है ना मोल ही बढ़ई, तो उस भेज ज्यादा लगते हैं। मतलब वो पूछ रही कि क्या कारण है भाई, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तुम संदेश का जवाब क्यों नहीं लेते हो। ये मतलब जब की बात है जब मालवणी क्या करती थी, उनके संदेशों को छुपा लेती थी वो, क्योंकि उन संदेशों को तो मालवणी छुपा देती थी तो वो संदेश ढोला तक नहीं पहुंचते। तो फिर वो उनको संदेश के उत्तर में संदेश कैसे भेजेगा, कैसे पत्र भेजेगा। अब हम देखते हैं अगली, राती जय सुनी निसह भरी, सुनी महाजन लोई, हाथाड़ी छाड़ा पड़िया, चीर निचोई निचोई। इसमें जो मारू है वो कहना चाह रही है, मारू वियोग में ये मुझे भेजती है ढोला को। तो वो कहती है कि रात्रि में मतलब मुझे तुम्हारी याद आती है, तो वियोग में जो मैंने आहें भरी, वो घर के बड़े लोगों ने, महाजन घर के बड़े लोगों ने उसे सुन लिया, और जब मेरे आंसू आए, तो आंसू मतलब कपड़े से पोंछेंगे, तो वो कपड़ों को मतलब आंसू इतने ज़्यादा निकले, इतने ज़्यादा बहे आपकी याद में कि वो जो कपड़े जो गीले हो गए, उन कपड़ों को सुखाने के लिए निचोड़ा, तो वो निचोड़ते निचोड़ते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। यहाँ पे मतलब बड़ा चढ़ा के उसने कहा है मारू ने। तो वो यही कह रही है कि रात्रि में जो मैंने आहें भरी, वो घर के बड़े लोगों ने सुन भी लिया और मेरे हाथों में छाले भी पड़ गए। कैसे? चीर निचोई निचोई, उन कपड़ों को निचोड़ते हुए जो आंसू के कारण गीले हो गए थे। आगे देखते हैं। आगे है रचना वसंत विलास। वैसे तो वसंत विलास हमने फागु काव्य में भी पढ़ी थी, पर जब आदिकाल के हिस्सों को बांटा जाता है तो कुछ विद्वान या कुछ बुक में हमें फागु काव्य में उसे नहीं बांटा जाता, लौकिक साहित्य में ही बांटा जाता है। तो उस लौकिक साहित्य के पद्य हिस्से में ही
वो विद्वान या बुक या फिर हम लोग ही अगर मानते हैं ऐसा, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसके 5 या 6 आदिकाल के हिस्से होंगे। तो अगर फागु काव्य मानते हैं हिस्सा, तो फागु काव्य में इसे पढ़ा जाता है, क्योंकि ये फागु काव्य पर ही आधारित है। और अगर नहीं मानते तो लौकिक साहित्य के पद्य हिस्से में ही इसको पढ़ा जाता है। मैंने ये फिर से आपको पढ़ाने के लिए इसलिए रख ली क्योंकि कुछ चीज़ें हैं छूट गई थी, इम्पोर्टेंट रचना है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए। इसमें मैंने पंक्तियाँ भी शामिल की है इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं। रचना है वसंत विलास। रचना काल है इसका 1451 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष है इसका 1952 ईस्वी। रचना काल मतलब जिस काल में ये रचना हुई थी 1451 ईस्वी, लेकिन वो रचना मिली नहीं थी और इसके रचनाकार भी अज्ञात है। तो लेकिन जब मिली तो प्रकाशन वर्ष, इसका प्रकाशन जब हुआ तो वो प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। ठीक है, रचनाकार इसके अज्ञात हैं। तो इसके संपादक जो हैं केशव लाल हर्षदराय ध्रुव माने जाते हैं। 1451 की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर वसंत विलास के नाम से केशवलाल हर्षदराय ध्रुव को ये प्राप्त हुई तथा उन्होंने इसका संपादन किया। इस रचना के प्रथम संपादक केशवलाल हर्षदराय ध्रुव थे। आगे देखते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले इसका संपादन किसने किया? केशवलाल हर्षदराय ध्रुव ने। तो इस रचना के प्रथम संपादक कौन हुए? केशवलाल हर्षदराय ध्रुव हुए। फिर क्या हुआ? माता प्रसाद गुप्त ने इसे फिर से संपादित किया। तो और माता प्रसाद गुप्त क्या है, इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। तो ये दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन जिस तरह फ्रेम होगा, जिस तरह के उसमें शब्द होंगे, उसी आधार पे ही आपको उत्तर लगाना है। ठीक है। 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन करवाया। छंद इसमें है दोहा छंद। कुल छंद इसमें है 84। मुक्तक ये रचना है। भाषा इसकी है राजस्थानी। वियोग श्रृंगार प्रधान ये रचना है। कथानक क्या है इसका? इस रचना में विरहिणी स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण है। वही मैंने आपको बताया था कि अगर फागु काव्य मानते हैं तो उसमें ये उसके अंतर्गत ये रचना रखी जाती है। इसको जो फागु काव्य में इस रचना को रखते हैं वो इस रचना को नाम दे देते हैं वसंत विलास फागु, जो कि कोई अलग नाम नहीं है, फागु जोड़ दिया, फागु काव्य के अंदर रखा। आगे देखते हैं। बसंत विलास संबंधी महत्वपूर्ण कथन। तो वो क्या है? माता प्रसाद गुप्त कहते हैं यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है जो आधुनिक आर्य भाषाओं के इतिहास में बेजोड़ है। फिर है इस काव्य की भाषा से ही पिंगल एक सरस ब्रज भाषा का रूप लेती हुई प्रतीत होती है। इस काव्य की जो भाषा है उससे जो पिंगल जो शैली है वो एक सरस अच्छी ब्रज भाषा का रूप लेती हुई दिखती है। कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। फिर इसकी चर्चित पंक्तियां हैं। इणी परी कोयली कूजई पूजई युवती मनोर विदुर वियोगिनी थूजई कूजई मायन किशोर। तो इन पंक्तियों का अर्थ हम समझते हैं और ये पंक्तियां थोड़ा सा आप याद भी रख लीजिएगा। एक एक शब्द याद नहीं करना है, कुछ कुछ याद कर सकते हैं आप शब्द, जिससे ये हो जाए कि अगर ये आ जाता है कि ये पंक्तियां किससे ली गई है तो वसंत विलास से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोयल कूज रही है, उसकी मधुर आवाज सुनकर युवतियों का मन प्रसन्न होकर मानो उनकी पूजा करने लगा है। पूजई युवती मनोर। ठीक है। लेकिन जो स्त्री अपने प्रिय से बिछड़ गई है, विदुर वियोगनी थूजई, यानी वो वियोगनी है, तो वे उस कोयल की आवाज़ सुनकर दुख से भर जाती हैं और उन्हें ये कूजन अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो कोयल की मधुर आवाज़ है तो वो संयोग में रहने वालों को तो आनंद देती है, यानी कि जो खुश है साथ में है अपने प्रियतम की, तो उन्हें अच्छी लगेगी।
लेकिन जो अलग दूर रह रहे हैं या कहीं मतलब वियोग में रह रहे हैं, जैसे किसी का पति दूर चला गया है और विरहिणी, तो वियोग में रहने वालों को अलग अलग रह रहे हैं तो उनको वही दुख देगी। संयोग में ये अच्छी लगेगी जब कोयल कूज रही है, तो वियोग वालों को ये दुख देगी। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ है। तो आज यहीं तक। कल की कक्षा में हम देखेंगे अमीर खुसरो को आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उनकी रचनाएं तो हमें पढ़नी ही है, लेकिन अमीर खुसरो को भी हम अलग से पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि हम एक एक बात अमीर खुसरो के बारे में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमें उनका जीवन परिचय भी देखना है, साहित्यिक परिचय भी देखना है। तो क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, कल की क्लास अमीर खुसरो पर रहेगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।